जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 8 ऑफ नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। गाइज, आपके लिए है जो बैचेस, वो है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कोर्सेस। और गाइज, ये सिर्फ कोर्स नहीं है, ये है सिलेक्शन की तैयारी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहली चीज तो एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस ए टू जेड यहां पर कवर कराया जाता है। पूरा मटेरियल आपको रहे वो मिलेगा। साथ ही साथ कोर्स जो होते हैं वो अपडेटेड होते हैं, यानी कि आपको अलग से कोई लेटेस्ट अपडेट वाली चीजें जो है वो ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपको अपडेटेड मिलेंगी, क्योंकि हर साल कोर्सेज यहां पर बनाए जाते हैं। और आपको मेंटर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके रियल टाइम बेसिस पर आपको आपके डाउट सॉल्व करेंगे, प्लस आपको गाइड भी करेंगे कि एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लेना है। टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप अपने बैचेस को ज्वाइन करिए और आज से अपनी तैयारी जो है वो शुरू करिए। बैचेस में सब कुछ मिलेगा, बट मेहनत आपको करनी है। और ये है आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, जिनको हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप यहां पर फोन करके बोलते हो कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो फटाक से ज्वाइन करो और अपनी तैयारी और सिलेक्शन सुनिश्चित करो। और बाय द वे, अगर ज्वाइन करते हो कोर्सेज को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। अब देखो, ये है गाइस हमारे आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग कवर करेंगे। बट मजा तब आएगा जब मैं आपको अभी हर एक टॉपिक की एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। फिर उसके बाद जब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, सिंपल सा टॉपिक है अर्थक्वेक का। तो बात करेंगे अफगानिस्तान के हालिया भूकंप के बारे में। नदर अफगानिस्तान में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है, और 150 लोग घायल हो गए हैं। तो ये घटना एक रिमाइंडर है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे टेक्टोनिकली एक्टिवेटेड जोन्स में से एक है। इंडियन, यूरेशियन, अरेबियन प्लेट्स के जंक्शन पर ये सिचुएटेड है। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट गाइस, इंडिया 1925 से लेकर 2025 तक इंडिया ने हॉकी के 100 साल सेलिब्रेट किए, मतलब कर रहा है अभी। 100 ईयर्स हॉकी के कंप्लीट हो गए हैं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये सैनिटरी सेलिब्रेशन हुआ, और 550 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल इवेंट कंडक्ट हुए। हॉकी गाइस हमारी आप कह सकते हैं कि नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय गौरव का सिंबल है। टीम वर्क, डिसिप्लिन, नेशनल यूनिटी, इन सब का प्रतीक है। और इंडिया ने करीब 6 लगातार ओलंपिक गोल्ड्स भी जीते हैं, पता है आपको? 1975 में वर्ल्ड कप जीता, और रीसेंट कुछ दशकों में टोक्यो 2020, पेरिस 2024 मेडल्स के थ्रू जो है वो इंडिया ने बता दिया कि हॉकी में हम जो है वो आगे हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, हॉकी से जुड़े हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के वेदर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाली गाइस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, आप कह सकते हैं कि तूफान हम लोग को देखने को मिलता है। जो राबी क्रॉप्स होती है ना, गेहूं सरसों की जो फसलें होती हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल जो है ये माना जाता है। और अब तो एकदम से पता नहीं, ठंड जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है कंपैरेटिवली। किन किन को अभी ठंड लगना शुरू हो गई, कमेंट बॉक्स में बताना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को है वो देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर से जुड़ा। तो नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने लॉन्च किया है एक बेसिकली प्लान, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। ये प्लान है जिसका गोल है 2047 तक इंडियन एग्रीकल्चर को जो है वो रेजिलियंट बनाना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना। तो उसको हमें प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। तो उसका एक प्लान तैयार किया है नीति आयोग ने, जिस प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाएगा लेटेस्ट, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ड्रोन्स, है ना, जीन एडिटिंग, ब्लॉकचेन, ऐसी चीजें। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया के आईटी का टॉपिक है, आईटी सेक्टर का। तो उससे जुड़ा एक अच्छा आर्टिकल है। इंडिया का इस पता है आपको कि आईटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी का? 7%। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। हम लोग 7%, हमारा जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और करीब इसमें 60 लाख प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड हैं, और $280 बिलियन के आसपास जो है वो हर साल जनरेट करता है आईटी सेक्टर।
तो अभी फोकस यही है कि लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग के से अब हम लोग हाई वैल्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक हम दूसरी कंट्री को लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, अब हमारा टारगेट ये है कि नहीं भाई, अब हम बिल्कुल स्टैंडर्डाइज सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे और अपना नाम जो है वो और ऊपर लेके जाएंगे आईटी सेक्टर में। तो उससे जुड़ा एक आर्टिकल है वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए आइए एक एक करके टॉपिक्स को कवर करना जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो ये अफगानिस्तान में हुए भूकंप का टॉपिक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नदन अफगानिस्तान के मजार शरीफ के पास 6.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आया, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 लोग घायल हुए हैं। तो ये घटना का एक वार्निंग है कि अफगानिस्तान जैसे देश जहां टेक्टोनिक सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उनके लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको डिजास्टर से रिलेटेड प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है ना। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और ये भूकंप अगस्त के बाद हुआ था, जब एक सीरीज ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक्स ने 2200 से ज्यादा लोगों की जो है वो जान ले ली थी। और इसने एक बार फिर अफगानिस्तान के जियोलॉजिकल फ्रेजिलिटी यानी कि भौगोलिक नाजुकता को सामने ले आया है कि अब कितना वीक एरिया है ये अफगानिस्तान वाला। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम तो है नहीं, आप जानते ही हैं। और लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो अगेन अपने आप में जो है वो एक चिंता वाली बात है। तो ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है कि अफगानिस्तान जैसा जैसा देश जहां पर इतनी मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मौतें यहां पर लोगों की जो है वो हो रही है, लोग जो है वो अर्थक्वेक के कारण जो है वो घायल हो रहे हैं। तो बताया ये जा रहा है कि भाई इसमें अब सीरियस कदम उठाने की आवश्यकता है, और इंटरनेशनली जितने भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका ध्यान अब अफगानिस्तान की तरफ खिंच गया है। तो अभी मैं आपको एक टास्क दे देता हूं, आज लिख लीजिए। आज आपको अर्थक्वेक के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है ना। हर एक चीज जो आपने जनरल स्टडीज में पढ़ी है, अगर पढ़ लिए तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ी तो आगे चल के आप पढ़ोगे। बट अर्थक्वेक के टॉपिक को आप ट्राई करो कि आज के आज जो है वो आज ही कवर कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मेंस में भी इसके कंसेप्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अर्थक्वेक की बात करेंगे तो अर्थक्वेक एक सडन ग्राउंड शेकिंग इवेंट होता है। आपको ऑलरेडी पता है, धरती हिल जाती है जब रॉक ब्लॉक्स जो है वो एक फॉल्ट लाइन, जिसको भ्रंश रेखा हम लोग कहते हैं हिंदी में, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है भ्रंश रेखा। पूरी चीज आपको बिल्कुल हर एक चीज पीडीएफ में मिलेगी, कंटेंट इतना अच्छा है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार एक जब एक जब धरती की एक लेयर जो हम लोग को देखने को मिलती है वो खिसकती है और दूसरी लेयर के नीचे जो है वो आ जाती है, तो एक वाइब्रेशन जो है वो रिलीज होता है। तो एक पॉइंट जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, आपको ये फैक्ट जो है वो पता होने चाहिए, उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और उसके बिल्कुल ऊपर ग्राउंड सरफेस पर एपीसेंटर जो है वो कहा जाता है उस एरिया को। तो ये डिफरेंस अक्सर पूछते हैं कि हाइपोसेंटर कहां है, जैसे कि ये धरती है, धरती पे यहां पे नीचे कहीं जो है वो अर्थक्वेक आया, तो ये वाला एरिया जो होगा वो हाइपोसेंटर होगा, जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ। और जस्ट उसके ऊपर वाला एरिया ग्राउंड का जो नियरेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एपीसेंटर जो है वो कहा जाता है। और अक्सर न्यूज में आप देखते होंगे कि इस फलाना अर्थक्वेक का एपीसेंटर जो है वो कहां है ना। तो ये वाली कहानी है। तो ये सब आपको जो है पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ है, इसमें आप नोट्स मत बनाना, क्योंकि इसके नोट्स आपके ऑलरेडी जनरल स्टडीज में आपके बनवाए जाते हैं। और जो लोग कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह से कोचिंग क्लास जिन्होंने जो है वो ली है, मेक श्योर कि आज आप अर्थक्वेक के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। और बाकी जिन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एनरोल किया हुआ है, तो आपके पास ऑलरेडी पूरे नोट्स इससे रिलेटेड होंगे, तो आज ही आप पढ़ लीजिए। तो अब देखो यार, ये सब कब होता है, जब आपको ऑलरेडी पता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ये पूरी चीज जब होती है अर्थक्वेक की, वो टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी हुई होती है। जब किसी प्रकार के स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, तब चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं और एक वाइब्रेशन रिलीज होता है, जिसको हम लोग सेस्मिक वेव्स जो है वो कहते हैं, है कि नहीं। फिर ग्राउंड जो है वो शेक करने लगता है। तो ये कहानी हम लोग को अर्थक्वेक की सिंपल सी देखने को मिलती है। ये यूपीएससी में जो है वो, या यूपीपीएससी में, या कोई भी स्टेट पीएससी में ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का मैकेनिज्म बताइए क्या है, क्योंकि इस चीज को इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है। चाहो तो लिख लो, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये चीज इनको नहीं पता, और जिन्होंने अर्थक्वेक के पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है तो चिंता वाली बात है भाई, ध्यान से पढ़ो। अब आओ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ जो है वो क्या होता है? तो देखो ग्राउंड मोशन को रिकॉर्ड करता है ये, जिसे एक सेस्मोग्राम जो है वो मिलता है हम लोगों को, तो उससे आइडिया लग जाता है कि अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो कहां पर रिलीज हुई। फिर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। अगर अर्थक्वेक की एनर्जी आपको जो है वो चेक करनी है तो वो रिचर स्केल पर चेक की जाती है, या फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में भी लोगों को पता ही नहीं होगा, क्या पता आपसे रिचर स्केल ना पूछे, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पूछ ले, फिर क्या लिखोगे? तो यही ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इंटेंसिटी शो करती है कि शेकिंग और डैमेज कितना हुआ, और इसको मर्केली स्केल पर जो है वो किया जाता है। मर्केली स्केल कि कितना डैमेज हुआ है, तो डैमेज को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए मर्केली स्केल देखी जाती है। रिचर स्केल वाइब्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको चेक करने के लिए देखी जाती है। और सेस्मोग्राफ जो होता है वो वेव्स मैग्नीट्यूड को निर्धारित करता है कि कितना वेव्स कितना पावरफुल है अर्थक्वेक, और ये वो है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। एक ट्राइंगुलर मेथड होता है, इसके जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के डेटा से एपी सेंटर लोकेट किया जाता है। तो ट्राइंगुलर मेथड को ट्राइंगुलेशन मेथड, क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइंगुलेशन मेथड जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि एपी सेंटर जो है वो अर्थक्वेक का कहां पर है, ट्राइंगुलेशन मेथड के थ्रू, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की लोकेशन जो है वो देखते हैं, उसका डेटा जो है वो निकालते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि किस प्रकार से मैग्नीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी से डिफर करता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, है ना। तो वो भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब अच्छे से इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे। अपने आप में अर्थक्वेक का टॉपिक जो है वो करीब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, हल्का टॉपिक नहीं है भाई। शेडो जोन ये सब चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब देखो कुछ और सेस्मिक एक्टिविटी के फीचर्स हैं, जैसे फोर शॉक। तो हल्के फुल्के जो झटके जो आते हैं ना मेन अर्थक्वेक से आने से पहले, उसको बोलते हैं हम लोग फोर शॉक। फोर शॉक पूर्व झटके, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। देखो लिखा, भूकंप के आने से पूर्व ऐसे छोटे झटके उत्पन्न होते हैं जो मुख्य भूकंप से पहले भ्रंश रेखा पर तनाव संचय के कारण आते हैं। फिर एक होता है मेन शॉक, एक होता है मेन शॉक, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है। फिर आफ्टर शॉक भी एक आता है। देखो फोर शॉक, मेन शॉक, आफ्टर शॉक, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है अर्थक्वेक के दौरान होती है। जैसे ही जब एक मेन शॉक आता है तो उस वो जब जाता है तो ये आफ्टर शॉक छोड़ता हुआ जाता है। फिर सेस्मिक वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है, पी वेव्स, एस वेव्स, एक एल वेव्स भी होती है ना, आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज आपको समझना जरूरी है कि क्यों अफगानिस्तान एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान गाइस बेसिकली आपको ये प्लेट्स पता होनी चाहिए, प्लेटों के नाम। अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो इंडियन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स, मैं टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहा हूं बाय द वे, आपको समझ जाना चाहिए। तो अफगानिस्तान इस क्षेत्र में है जहां पर यूरेशियन, इंडियन और अरेबियन प्लेट्स मौजूद है, जो दुनिया का मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक जोन है। ये याद रखिएगा, दुनिया का मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक जोन। और आपको ऑलरेडी पता है इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रही है, नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा मैं तो, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है। इसमें लिखा है कांस्टेंट नॉर्थवर्ड पुश ऑफ इंडियन प्लेट। मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। मुझे इससे जहां तक है मुझे याद आ रहा है, मैंने भी पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी अच्छे से, तो मुझे जहां तक याद है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो मूवमेंट चल रहा है प्लेट्स का, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होता हूं तो अब देखिए, तो इसमें नॉर्थवर्ड लिखा है, आई बिलीव कि ये नॉर्थवर्ड नहीं है, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो जो लगातार ये मूवमेंट हो रहा है इंडियन प्लेट का, उसके कारण एक स्ट्रेस कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है, एक दबाव कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है, और इसी दबाव के कारण ये सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों यहां पर सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसके पीछे का आंसर ये लिखा हुआ है क्लियरली, ये दबाव है, ये स्ट्रेस है, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। फिर मेजर फॉल्ट सिस्टम्स भी आपको पता होने चाहिए, इनके नाम, चमन, हरिरुड, फिर बदकशन, है ना, बदखशा, बदखशा, है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिल सकते हैं माउंटेनियस टेरेंस, माउंटेन वाले एरिया में, और लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो जाती हैं इन सब चीजों के कारण, जिससे कि और नुकसान बहुत होता है, बहुत जान मान का नुकसान बहुत होता है ना। तो ये गेम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करूं तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान,
जो पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान की बॉर्डर पर क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये एरिया भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। काबुल को नुकसान हुआ था पता है अर्थक्वेक के कारण, $17 मिलियन का एवरेज होता ही रहता है। मतलब 1990 से 355 से ज्यादा अर्थक्वेक यहां पर 5.0 की मैग्नीट्यूड से ज्यादा के देखने को मिले। मेजर जो थे वो 1998 में ट्विन अर्थक्वेक थे जिसमें 7,000 लोगों की डेथ हुई। भैया सोचो आप, इतनी ज्यादा। 2015 में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसमें 400 लोगों की डेथ हुई पूरे साउथ एशिया में। 2022-23 में 2,000 लोगों की डेथ हुई और एवरेज 560 डेथ और लगभग $80 मिलियन का नुकसान हर साल होता है ऑन एन एवरेज। तो ये कहानी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यस, यही है गाइस, यहां पर जो मिट्टी के जो कमजोर घर हैं जो ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं वो गिर जाते हैं हल्के फुल्के झटके से ही, तो उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर यहां पर अर्बन प्लानिंग नहीं है, बिल्डिंग कोड्स स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं हैं लोगों ने, है ना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी मजबूत सेस्मिक मॉनिटरिंग या अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है जिसके कारण से इवैक्यूएशन और रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो जाता है। लैंडस्लाइड्स होने के कारण और बड़ा खतरा हम लोग को देखने को जो है वो मिलता है जिसके कारण और डैमेज होता है। तो ये सबसे बड़े चैलेंज है इस क्षेत्र में, क्योंकि कंट्री की अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कंट्री फिर कैसे चीजों को, डिजास्टर को संभाल पाएगी। तो ये चीज यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फिर अब हम लोग को आज की डेट में मेनली फोकस करना है ऐसी बिल्डिंग्स के ऊपर जो अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स हो, कि अर्थक्वेक का इंपैक्ट ऐसी बिल्डिंग्स पर ना पड़े। हमें मॉडर्न सेस्मिक नेटवर्क और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जो है वो काम करना जरूरी है। रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल मैपिंग पर हम लोग जो है वो काम करें जिससे कि हाई रिस्क जोन को पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाए और उस क्षेत्र में प्रॉपर प्लानिंग की जाए। कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोकल लोगों को ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ऑफर की जाए, प्रोवाइड की जाए, जिससे कि फास्ट रिस्पॉन्स हो सके और कम से कम कैजुअलिटीज, कम से कम लोगों की डेथ हो, नुकसान कम से कम हो। तो ये था गाइस अफगानिस्तान का एक केस जो क्लियर लेसन बताता है कि नेचुरल डिजास्टर तो होने हैं भाई, लेकिन डिजास्टर जो है वो मैन मेड फेलियर से बनता है, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी इसलिए नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। बट प्रॉपर प्लानिंग हो तो उस नुकसान को कम किया जा सकता है। तो अब हम लोग एक प्राउड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। 100 साल इंडियन हॉकी के कंप्लीट हुए 1925 से लेकर 2025 का पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, यही हेडलाइन डाल देना, 100 इयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, और टाइम पीरियड डाल दो, ये हेडलाइन ये डाल दो। तो यस, इंडिया सेलिब्रेट कर रही है अपनी हॉकी लेगेसी की शताब्दी, सेंटिनरी। तो जो हमारे इंडिया के नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सेलिब्रेशन अनाउंस किया था जिसका मेन इवेंट 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। 550 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। ये बताता है कि कितना डीपली हॉकी हमारे इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पॉइंट, हॉकी एज अ नेशनल प्राइड। हॉकी गाइस इंडिया के, आप कह सकते हैं कि टीम स्पिरिट, टीम भावना, डिसिप्लिन यानी अनुशासन और यूनिटी यानी एकता का प्रतीक है। ये इंडिया का नेशनल गेम माना जाता है सिंबॉलिकली, और इसके साथ जुड़ा है हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी। फील्ड हॉकी एक पुराना टीम स्पोर्ट है गाइस जिसमें लकड़ियों और छोटी बॉल के साथ जो है ये खेला जाता था, फील्ड हॉकी। नेक्स्ट, हॉकी के प्रिमिटिव फॉर्म्स, यानी कि बहुत पुराने समय से हॉकी खेला जा रहा भाई, 4,000 साल पुराना स्पोर्ट है ये। 4,000 साल पहले एंशियंट इजिप्ट में हॉकी का फॉर्म मिलता था। मॉडर्न वर्जन जो आज की डेट में हॉकी का हम लोग देख रहे हैं ना, वो 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में और ब्रिटिश रूल के दौरान 1850s में इंडिया जो है वो पहुंचा। ये 1855 में पहला इंडियन हॉकी क्लब, ये कलकत्ता, ध्यान में रखिएगा, ये वाला फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैब्लिश हुआ और इसी से पूरे सब कॉन्टिनेंट में हॉकी खेलना शुरू हो गया। थोड़ा आइए इसके इतिहास को जो है वो देखते हैं हॉकी के, चाहो तो लिख लेना ये पूरा पॉइंट्स। 1925 हॉकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन की शुरुआत होती है, ये चीज ध्यान में रखना आप।
जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जब शुरू हुआ तो उसी दौरान इंडियन हॉकी फेडरेशन भी चालू हो गया 1926। इंडिया ने सॉरी, ये है ये वाला 1928 टू 1956, ये वाला फैक्ट ध्यान में रखना। ये वाला पहले लिख लो, ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 6 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते, ये रिकॉर्ड अब तक अनमैच्ड है भैया, मतलब कोई भी इस रिकॉर्ड को है वो छेड़ नहीं पाया। वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टार मार्क। 1926 इंडिया का पहला इंटरनेशनल टूर हुआ न्यूजीलैंड पे, ये उतना कुछ खास नहीं है। 21 मैचेस हुए थे, 18 मैचेस इंडिया ने जीते और यहीं पर मेजर ध्यानचंद द विजार्ड ऑफ हॉकी ने अपना डेब्यू किया। ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बस अलग से लिखना है इसको। नेक्स्ट 1964 एंड 1980 इंडिया ने और 2 ओलंपिक गोल्ड जीते, अपनी लेगेसी विरासत को मजबूत बनाते हुए। 1975 कोलालंपुर में इंडिया ने अपना एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप जीता, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सन 2000 से रिवाइवल हुआ, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक्स में मेडल्स और एशियन गेम्स 2023 के गोल्ड के साथ इंडिया ने वापसी कर ली दोबारा से, कि हॉकी में अभी भी हम जो है वो पिछड़े नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो यार, ये फैक्ट अब कुछ ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हम लोग को देखने को मिला कि ये इवेंट सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। 8:30 बजे से इवेंट शुरू हुआ, कल्चरल और स्पोर्ट परफॉर्मेंस हुए, अलग अलग हॉकी के लेजेंड्स जो थे अलग अलग जनरेशन के, उनको याद किया गया। और यूनियन मिनिस्टर 11 वर्सेस हॉकी इंडिया मिक्स्ड 11 मेन एंड वुमेन की टीम के बीच में मैच हुआ। जेंडर इक्वलिटी को बताता है, ये टीम स्पिरिट को बताता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, 13 ओलंपिक पोडियम फिनिश किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है वो नेशनल सेलिब्रेशन, नेशन वाइड सेलिब्रेशन था। 550 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो सेलिब्रेट किया, 1400 से ज्यादा मैचेस जो है वो कंडक्ट हुए, 36,000 प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे इस सेलिब्रेशन के दौरान। एक मेंस एक वुमेन मैच हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा था, इंक्लूजन को प्रमोट किया जा रहा था। फिर साथ ही साथ ये वाले पॉइंट लिख लेना, हमने जो है वो लॉन्च किया है एक बुक 100 इयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, जिसमें अचीवमेंट, चैलेंजेस, रिवाइवल जर्नी सब कुछ है। एक फोटो एग्जीबिशन भी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से लिया गया और उसको दर्शाया गया। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अंडर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये लिख लो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और टारगेट एशियन गेम ग्रुप्स, हॉकी जो है वो प्रायोरिटी स्पोर्ट बन गया। यानी कि ये 2 स्कीम हम लोग लेकर आए थे जिसके थ्रू हमने हॉकी को जो है वो प्रायोरिटी स्पोर्ट बना दिया। फंडिंग्स के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, एक्सपोजर टिप्स दी जा रही है, इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, एथलीट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, कि जिससे कि टेंशन मत लो, इस गेम पर ध्यान दो, बाकी खर्चे पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। एक अस्मिता हॉकी लीग है जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, ग्रास रूट डेवलपमेंट पर फोकस करती है, ये भी लिख लेना अलग से, अस्मिता। अब ये भी लिखो, सरकार का 2036 का विजन, गवर्नमेंट एम कर रही है कि इंडिया जो है वो टॉप स्पोर्टिंग नेशन बन जाए 2036 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का कमिटमेंट है ये। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मॉडर्नाइजेशन पर, युवाओं के एंगेजमेंट पर फोकस जो है वो करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हॉकी इंडिया, ये सब के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है कि अलग अलग जगह से टैलेंट्स को लेकर आओ। तो हॉकी इंडिया ने इवॉल्व किया है एक ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आई है, मतलब। और फोकस एरिया इनके यही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, कि जैसे जैसे परफॉर्म करोगे वैसे से फंड आता जाएगा। ग्रास रूट डेवलपमेंट, गांव दराज के कोने कोने से प्लेयर्स को जो है वो जो एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उनको लेकर आओ। प्रोफेशनल लीग्स कंडक्ट करो, कोचिंग में, एनालिटिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में इन्वेस्टमेंट करने पर स्ट्रेस जो है वो दे रहा है हॉकी इंडिया। तो इंडिया के रिकॉर्ड की बात करेंगे इस, तो ये फैक्ट लिख लेना, वैसे तो लिख लिया होगा आपने अभी तक। एक ही जगह पर पूरे फैक्ट्स हैं। 8 ओलंपिक गोल्ड हमने जीते हैं, 13 पोडियम फिनिश किया है हमने, और 1 हॉकी वर्ल्ड कप
जीता है। इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी नेशन है इतिहास में। मेजर ध्यानचंद जी, बलबीर सिंह, फिर धनराज पिल्लई जी, हरमनप्रीत सिंह जी, तो ये ग्लोबल आइकन्स हैं जो इंडियन एक्सेलेंस को जो है वो करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हाईलाइट करते हैं। इनका नाम चलता है भैया, नाम याद रखिएगा। कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि ये फलाना पर्सनालिटी जो है वो किन से एसोसिएटेड है। वुमेन्स हॉकी माइलस्टोन भी अचीव हुआ, कॉमनवेल्थ गोल्ड 2002, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में चौथा स्थान हमने हासिल किया। हॉकी जो स्पोर्ट्स है गाइस, उसके रिवाइवल पर मेनली जो है वो फोकस जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि सन 2000 में से उसका जो है वो ज्यादा रोल रहा नहीं, बट फिर भी हमने रिवाइवल पे काम करना शुरू किया, हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्रीज ने मिलकर। तो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो हॉकी से रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही है। तो जितने फैक्ट्स थे वो भर भर के लिख दो, पूरे आर्टिकल में जितने भी फैक्ट्स मिले हैं आपको अपने पास नोट डाउन करके रख लो। चलो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है गाइस, एक ऐसा क्लाइमेटिक सिस्टम जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए लाइफलाइन है। अगर बोले कोई कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है पहला पॉइंट कि ये लाइफलाइन है। किन क्षेत्र के लिए? हमारे नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के लिए, नॉर्थ वेस्ट रीजन की लाइफलाइन माना जाता है। ये बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, मेंस में लिख सकते हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट दिया है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 से 5 नवंबर के बीच दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वेदर जिसने इफेक्ट किया है, और आपने देखा होगा एकदम से ठंड भी जो है वो बढ़ी है अभी रिसेंटली, है ना। तो ये फोरकास्टिंग उन्होंने पहले जो है वो करी थी, और इसका इफेक्ट से टेम्परेचर पैटर्न, क्लाउड कवर, फॉग कंडीशन में चेंजेस देखने को मिला। आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, अचानक से ठंड जो है वो बढ़ी है, उसका रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कोई आपसे पूछे ना नेक्स्ट टाइम कि भाई ठंड जो है वो कैसे बढ़ रही है, तो आप बोलना मेडिटेरेनियन क्षेत्र जो है हमारा, मैप में दिखाना लोगों को, बोलना ये देखो भैया ये होता है मेडिटेरेनियन क्षेत्र। आप मुझे बताएंगे मेडिटेरेनियन सी के आसपास कंट्रीज के नाम, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, पता होना चाहिए आपको। मेडिटेरेनियन सी जो है उससे कनेक्टेड कौन सी कंट्रीज हैं, ये चीज प्रीलिम्स में अक्सर पूछी जाती है, मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहां से जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि विंड जो है वो आती है, स्टॉर्म आता है, तूफान जो है वो आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यही कहानी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है ये समझ लो, ये भी अपने आप में एक अच्छा ज्योग्राफी का वो है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 30-40 मिनट का अंडरस्टैंडिंग है इसमें। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहला पॉइंट एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म सिस्टम है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय तूफान प्रणाली। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है अंतर उष्ण, ये अंतर तो नहीं लिखा है इनमें, बट इसको अंतर बोलते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय तूफान प्रणाली, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म सिस्टम। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉर्म सिस्टम, है ना। और ये कहां पर होता है? मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, वहां से ओरिजिनेट होता है और ईस्ट की तरफ मूव करता है। ये सिस्टम प्राइमरली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट धाराओं के द्वारा आता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इतनी दूर से हवा जो है वो यहां तक इंडिया तक कैसे पहुंच रही है? तो ये पहुंच रही है भैया, ये हवा जो है वो लेकर कौन आती है? वेस्टर्लीज। आपने सुना होगा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कंटिन्यूअस मूव करती रहती है। तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये ठंडी हवा इंडिया पे लेके आ जाती है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, हिमालयन रीजन में नॉन मॉनसूनल विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल का रीजन बनती है। अचानक से बर्फ गिरने लगती है, बारिश होने लगती है सर्दियों में, तो वो इसी के कारण होता है। तो ये सिस्टम प्राइमरली किससे आता है? आपको ध्यान में रखना है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको लेकर आती है। जब मेडिटेरेनियन सी पर एक तूफान जो है वो होना शुरू हो जाता है, इस तूफान को जो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम। जब मेडिटेरेनियन क्षेत्र पे बनता है, तब इंडिया, पाकिस्तान, हिमालयन क्षेत्र पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे बारिश होने लगती है, बर्फ गिरने लगती है, ठंड बढ़ जाती है ना। तो ये गेम हम लोग को देखने को मिलता है। अब आओ ओरिजिन की बात करें गाइस। तो जो ठंडी पोल से जो हवा आ रही है, पोलार एरिया से जो ठंडी हवा आ रही है, राइट, पोलार एरिया से वो इंटरैक्ट करती है गर्म हवा से,
है ना। और फिर उसके कारण जो है वो क्या होता है, एक मॉइस्चर बन जाता है मेडिटेरेनियन सी पे, एक मॉइस्चर क्रिएट होता है मेडिटेरेनियन सी पे, और वेस्टर्लीज उसी मॉइस्चर को जो है वो लेकर आ जाती है इंडिया के ऊपर, और फिर वो कंडेंसेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाती है या फिर बर्फ गिरने गिरने लगती है। एज सिंपल एज दैट। तो पूरा गेम है कि ठंडी हवा आएगी पोल से, और वो यूरोप के अंदर जो है वो इंटरैक्ट करेगी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जहां पर मॉइस्चर क्रिएट होगा, और वेस्टर्ली उसको धकेल के इंडिया की तरफ ले आती है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने लगता है, जिसको हम लोग साइक्लोजेनेसिस जो है वो कहते हैं इंग्लिश में, चक्रवातीय निर्माण ये होता है। साइक्लोन कैसे बनता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन। लो प्रेशर एरिया जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म हो जाते हैं। और मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट की तरफ मूव करता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के माध्यम से, और एब्जॉर्ब कर लेता है एडिशनल मॉइस्चर मेडिटेरेनियन से, कैस्पियन से, और क्योंकि लगातार उसके रास्ते पे कैस्पियन सी भी नजर आएगी, ब्लैक सी भी नजर आएगी, देखो जरा मैप में, हर जगह से वो मॉइस्चर लेता हुआ जाता है और इंडिया में लाकर बारिश करवा देता है। जैसे ही इंडिया में आते हैं हिमालय से टकराते हैं, हिमालय बोलता कहां जा रहे हो गुरु, ये वेस्टर्ली विंड आती है इंडिया की तरफ, ये मेडिटेरेनियन सी से इसने मॉइस्चर ले लिया, राइट भाई, कोल्ड एयर आई, वो इंटरैक्ट करी यूरोप में, मॉइस्चर बना। अब वेस्टर्ली विंड जा रही थी, इसने बिठा लिया इसको, बोलते चलो भाई, धकेल मार दिया कि आ जाओ इधर आओ। यहां पर जैसी आई तो यहां हिमालय मिल गया, हिमालय बोलता कहां जा रहा है भाई, रुक यहीं पे, आगे नहीं आन दूंगा। तो हिमालय ने उसको रोक लिया, और जैसी हिमालय से ये टकराई बारिश होना शुरू हो गई। तो गेम इज दिस ओनली। ज्योग्राफी को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना कैसे वो आना चाहिए बस। कितना देखो कितने इजी तरीके से आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझ चुके होगे, मैं उम्मीद करता हूं भाई। तो अब देखो फैक्टर्स कौन से जिसके कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए भाई। जेट स्ट्रीम, अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की पोजीशन अगर वो नहीं रहेगी तो फिर कभी भी इंडिया के पास जो है वो बारिश नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्ली विंड अगर लेके नहीं आएगी, यानी कि यहां से वेस्टर्ली विंड मेडिटेरेनियन क्षेत्र से जो है वो मॉइस्चर को लेके इंडिया नहीं आएगी, तो कहां से बारिश होगी। तो जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा टोपोग्राफी, अगर हमारे हिमालय नहीं होंगे तो फिर कैसे रोकेगा हिमालय वेस्टर्ली को कि रुक जा भैया बारिश कर। तो हिमालय भी इंपॉर्टेंट है, हिमालय होना भी जरूरी। टोपोग्राफी, हिमालय एक नेचुरल ओरोग्राफिक बैरियर बनकर अपलिफ्टेड एयर को कंडेंस करता है, और उसी के कारण प्रेसिपिटेशन होता है, स्नोफॉल रेनफॉल होती है। फिर तीसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोलार और ट्रॉपिकल एरिया के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तभी तो मॉइस्चर क्रिएट होगा, है कि नहीं। फिर ओशियनिक कंडीशन, मेडिटेरेनियन और यूरेशियन सी सरफेस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के कारण ही तो ये तूफान आएगा। ये गेम है भैया, ये सब चीजें होती है जिसके कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है, और कैसे वो आ रहा है इंडिया वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर बेहतरीन पड़ता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राबी क्रॉप्स के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए, सरसों के लिए, मस्टर्ड वीट के लिए। ये सिस्टम बारिश के समय पर रेनफॉल प्रोवाइड कराता है, जो सॉइल मॉइस्चर और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करता है। फिर दूसरा बारिश होती है भैया, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स और हिमालय फुटहिल्स में रेनफॉल और स्नो बढ़ती है, नदियां, लेक्स और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। तीसरा वेदर वेरिएबिलिटी, बताया ही जाता है कि क्लाउड्स जो क्लाउडी स्काई हम लोग को देखने को मिलता है। गर्मी जो बढ़ जाती है रात के समय पर, क्लाउड अगर स्काई में क्लाउड रहेंगे तो रात के समय पर गर्मी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करेगा ये, है ना। तो टेम्परेचर मेंटेन करने में भी काम करता है। फिर जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फेज खत्म होता है तो ठंडी हवाएं आती हैं, डेंस फॉग हम लोग को देखने को मिलता है, घना कोहरा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वेदर के अंदर भी चेंजेस लेके आ जाता है। फिर नेचुरल हजार्ड्स, एक्सट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई बार दिक्कतें भी आ जाती है, फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, एवलांचेस आ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, हैवी डैमेज हो जाता है कई बार क्रॉप्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को।
एयर क्वालिटी की भी बैंड बजा देता है ये। बारिश और विंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एसोसिएट होती है, वो पोल्यूशन को, जितने भी स्मोक होता है उसको नीचे ले आती है। डेंस एयर नीचे जाती है ना, सिंक करती है, आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का बेसिक। तो वो नीचे आ जाती है, जिसके कारण से स्मॉग जैसी कंडीशन हम लोग को दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा नजर आती है। तो यही है। अब इंडियन मानसून पर इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो अप्रैल मई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की रेनफॉल नदर्न प्लेन से एक्सेसिव हीट बिल्डअप नहीं कर पाती और मानसून जो है वो स्मूथ चलता रहता है। कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून ट्रफ मिलकर एक्सट्रीम रेनफॉल कर देते हैं, जैसे 2013 के उत्तराखंड में हम लोग को देखने को मिला कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हो गया और मानसून भी चल रहा था, उसने और घंघोर वर्षा कर दी। तो ये चीज है। कई बार स्प्रिंग जो है वो लेट होता है, तो उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी कम हो जाती है, बंगाल के साउथ वेस्ट मानसून के आने का रास्ता जो है वो क्लियर करती है। तो इसके भी, मानसून के भी इसके काफी इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। कुछ पॉजिटिव है, कुछ डिजास्टर्स है। ये गेम है भाई। बट आज आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो एक और। ये तो जितना मैंने पढ़ा है उतना तो ठीक है, बट बाकी अपने पास भी अपने नोट से कवर कर लो चीजों को। अब नेक्स्ट टॉपिक, सुनने वाला टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग एक प्लान बना रहा है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रीकल्चर। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने इसे लॉन्च किया है। थीम यह है कि री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मेन इवेंट गांधीनगर गुजरात में हुआ, जहां गवर्नमेंट के लोग आए, इंडस्ट्री के लोग आए, वेरियस हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर एक्सपर्ट्स आए, प्रोफेसर्स आए, और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग आए। इन लोगों ने बैठा और बैठकर ये बोला कि नहीं भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें लेकर आना है टेक्नोलॉजी। और ये रोड मैप विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जो है वो लिंक्ड है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये वाला पॉइंट लिख सकते हो आप। 2047 का विजन ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर को और रेजिलियंट, प्रोडक्टिव और इंक्लूसिव बनाना है, कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट उस पर ना पड़े। अब देखो, कुल मिलाकर ये प्लान बना रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विंस, प्रेसिशन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, बायो इनोवेटर्स, इन सब का उपयोग करेंगे और एग्रीकल्चर को जो है वो एडवांस मॉडर्न बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी उसकी और बेहतर करेंगे। तो ये इनिशिएटिव नॉलेज पार्टनर्स बीसीजी, गूगल, सीआईआई के कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ है और इंडस्ट्री और एकेडमिया के एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ये चीज जो है वो करी है इन लोगों ने। पर सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। 3 पिलर फ्रेमवर्क इन्होंने लेकर आए हैं। एक तो बोल रहे हैं भाई कि हम सबसे पहले तो लैंड रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्रॉप का डेटा, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग, डेटा होगा तभी तो बेटर पॉलिसी बनेगी। तो पहले पहला काम ये करेंगे, डेटा पर फोकस करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें भैया हर चीज का डेटा चाहिए, और डिजिटली पूरा डेटा रखेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए और एनालिटिक्स के लिए। फार्मर सेंट्रिक डिजिटल टूल्स और सर्विस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करेंगे, क्योंकि डेटा होगा और डिजिटलाइजेशन होगा तो किसानों तक बेनिफिट मिलना चाहिए इस डेटा का, उस पर मेन फोकस है। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव है कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे एआई हुआ, जीन एडिटिंग हुआ, क्लाइमेट टेक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये प्रमोट करेंगे, यानी कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे ये लोग। एआई लिटरेट फार्मर्स और एग्री ऑन्टरप्रेन्योर्स या फिर एग्रीप्रेन्योर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके लिए स्किल डेवलपमेंट पाथवेज क्रिएट करेंगे। अब ये किसानों को जो है वो स्किल्स सिखाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और कैसे काम में लेकर आना है। फिर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे कि और तेजी से टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में लाई जाए। बस कुल मिलाकर हमें क्या चीज देखने को मिली इस पूरे आर्टिकल में, कि नीति आयोग अब चाह रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी आए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी उसकी एनहांस हो, इंक्रीज हो। दैट्स इट। तो बस यही है, बस ये सब चीजें लिखने की जो है आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर आपको ऑलरेडी पता है छोटे किसान बहुत ज्यादा है, 70 से 80%, है ना। इनको बेसिक डिजिटल सपोर्ट जो है वो चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, लोन चाहिए, है ना। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग को मीडियम किसान देखने को मिलते हैं 15 से 20%। तो ये ट्रैक्टर ला सकते हैं, एडवांस मशीन वगैरह थोड़ी लेकर आ सकते हैं अपने फार्म में। और सिर्फ एडवांस किसान हमारी कंट्री के अंदर 1-2% ही है यार, जो बेसिकली इनोवेशन लेड ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक चैलेंज भी है हमारे यहाँ, क्योंकि बड़े किसान ही सिर्फ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, छोटे किसान के लिए करना है वो इम्पॉसिबल है अभी के लिए। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो ह्यूज चाहिए। अब ये सब कुछ बेसिक फैक्ट लिखे हुए हैं कि एग्रीकल्चर 46% वर्कफोर्स की आजीविका के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
यानी कि हर 100 में से 46 लोग हमारी कंट्री के अंदर हैं जो एग्रीकल्चर से जिनको इनकम आती है। 1 बिलियन टन फूड जो है वो हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, और ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी का बैकबोन है, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं। बट सेक्टर मल्टीपल चैलेंजेस फेस करता है। पहला चैलेंज तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है कि नहीं। दूसरा, ट्रैक्टर तक नहीं है, मैकेनाइजेशन तक नहीं है, लेबर्स प्रैक्टिसेस के ऊपर, मैनुअल लेबर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है पूरी प्रैक्टिस। लॉसेस बहुत होता है, हर साल 18 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है। कटाई हो गई, उसके बाद वो सामान मार्केट तक पहुंचा ही नहीं। लोन्स नहीं मिल पाते किसानों को, इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा, क्लाइमेट चेंज ने बहुत बुरी स्थिति कर दी है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब एआई जो है वो क्या करेगा, रियल टाइम बेसिस पर वेदर की एनालिसिस करेगा, बताएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। एक एग्जांपल है तेलंगाना का पायलट प्रोजेक्ट, जिसपे इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और 21% का प्रोडक्शन हुआ, 9% कॉस्ट कट भी हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये लोग क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, बायो फोर्टिफिकेशन, इन पर काम करेंगे, जीन एडिटिंग टूल्स वगैरह पर। फिर स्मार्ट मैकेनाइजेशन पर काम करेंगे, ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले सेंसर्स, वेरियस चीजें लगाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन तो होना ही है, कॉस्ट कटिंग तो होनी है। 1000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स एआई, रोबोटिक्स, फिनटेक सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं आज की डेट में। ब्लॉकचेन पर काम करेंगे, जैसे डेटा प्रोटेक्शन पर काम करेंगे, इंश्योर करेंगे कि फेयर प्राइसिंग मिल सके और किसानों के डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहे। तो ये सब चीजें, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, किसान ड्रोन स्कीम है, पीएम किसान ई नाम है, एग्री स्टैक, एग्री एक्सेलरेटर फंड है हमारे यहाँ। तो ये ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं जिस पर काम किया जा रहा है। बट हाँ, यही है, डेटा जो है भाई उसका हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये सिलोस का मतलब पता है ना, कि डबल डबल डेटा। कई बार डेटा जो है पर्याप्त जो है वो रहता नहीं है, कई बार डुप्लीकेट डेटा रहता है, कई बार लैक ऑफ डेटा रहता है। तो ये चैलेंजेस है सबसे बड़े, कि डेटा बिल्कुल रियल होना चाहिए, तभी बेसिकली रिजल्ट रियल दिखाई देगा। फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है, डिजिटल लिटरेसी किसानों के पास नहीं है। किसान अभी भी कंजर्वेटिव प्रैक्टिस को ज्यादा बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा बिलीव करते रहते हैं मॉडर्न प्रैक्टिस। रूरल कनेक्टिविटी गैप्स बहुत ज्यादा है, टैलेंट की कमी अभी भी है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास। फाइनेंशियल गैप तो सबसे बड़ी फाइनेंस की चिंता तो रहती है। ठीक है, फिर ऐसी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 पर काम करना जरूरी है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो मैंने भी आपको बता दी, ये सब एग्रीकल्चर पे तो है ही फोकस। किसान ड्रोन स्कीम, पीएम किसान, सेम वही यहां पर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि और इसी को जो है वो आगे बढ़ा दो। वो सब जितनी भी स्कीम है उनको और बेहतर तरीके से उसमें किसानों को शामिल करो। जो प्रॉब्लम्स है, क्रेडिट की प्रॉब्लम्स है, तो किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड कराओ। तो बस ये बेसिक सुनने वाला टॉपिक था बस। अब ये वाला टॉपिक भी जो है वो सिर्फ सुनने वाला है कि अब भाई बताया ये जा रहा है कि इंडिया अपने आईटी सेक्टर को अब एडवांस करेगा। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, अब ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फैक्ट लिख लो। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 7% जीडीपी का। करीब यहां पर आपको 60 लाख लोग जो है वो प्रोफेशनल्स देखने को मिलते हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और हर साल 280 बिलियन डॉलर जनरेट करती है इंडिया का आईटी सेक्टर। 50% से ज्यादा पूरे दुनिया भर का आउटसोर्सिंग का शेयर इंडिया के पास है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में हमारे क्लाइंट्स हैं। तो बस अब हम लोग जो है वो इसको क्या करेंगे, इसको एडवांस लेवल पर जो है वो लेके जाएंगे। बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। देखो, उभरती हुई एआई मॉडल्स आज की डेट में कोडिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग ऑटोनॉमस हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली सब एआई कर दे रहा है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो जॉब्स जा रही हैं आजकल लोगों की। आप देख रहे होंगे कितनी सारी कंपनीज ने जो है वो जॉब से लोगों को निकाल दिया है ना। ग्लोबल स्लो डाउन चल ही रहा है। H1B वीजा का इशू तो आप जानते ही हैं, फीस इन लोगों ने बढ़ा दी। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अब हम दूसरी कंट्रीज के लिए काम ना करके अपन को मतलब करें, वो भी करें, प्लस साथ ही साथ एडवांस लेवल पर लेकर जाएं। बट इसके लिए हमें एआई अपस्किलिंग की आवश्यकता है, डीप टेक स्टार्टअप की ग्रोथ पर फोकस करना है।
यानी कि प्रमोट करना है हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनीज हैं कि वो और एडवांस रिसर्च करें, रेदर देन दूसरी कंट्रीज के लिए काम करने की जगह हम अपना भी जो है वो एक एडवांस वर्जन जो है वो शुरू करें। तो यही है, जो लोग जॉब से निकले उनको अपस्किल करो, आगे बढ़ाओ। और हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होता है तो उस पर ज्यादा टारगेट करो। बस यही प्लान है और कुछ नहीं, इसमें पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको, उतना कुछ खास नहीं है आर्टिकल। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हम क्वेश्चन हम लोग को देखने वाला, कावेरी नदी में हैवी मेटल कंटामिनेशन हुआ है। कावेरी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है गाइस, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप ही बताओ। चलो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटक के अंदर, वहां से ओरिजिनेट होती है। बे ऑफ बंगाल जाकर मिल जाती है। और डेल्टा जिसको गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, स्टडीज ने पाया गया कि कैडमियम और लेड के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ फिश की स्पीसीज के लिए अनसेफ है, मतलब अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो नीचे पानी के नीचे प्रजातियां मर जाएंगी। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मेजर सोर्स जो हैवी मेटल का है वो इंडस्ट्री से आता है, इंडस्ट्री से पानी निकल रहा, मतलब वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली नाले का पानी जो है वो नदी में डाल दिया जा रहा है, ये वाला तो गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट जो ये लो आपके सामने क्वेश्चन है, पम पदुम शोला नेशनल पार्क और ऑस्ट्रेलियन वाटल, इसको आप एक बार, इसको ऑस्ट्रेलियन वाटल को एक बार उसमें देखिएगा फोटो इसकी। अब देखो यार, ये पदम शोला नेशनल पार्क जो है ये कोड़ाई कनाल में है। कोड़ाई कनाल बहुत ठंडी प्लेस है यार, मजा आ जाता है जाने में, कभी मौका मिले डाउन साउथ जाने का तो कोड़ाई कनाल जरूर जाना, अच्छी जगह है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हम लोग को केरल के अंदर देखने को मिलता है, ये लिख लेना भाई इसका नाम। वेस्टर्न घाट के शोला ग्रासलैंड मोजैक का ये पार्ट है। ये तमिलनाडु की तरफ जाता है, ये है ना तमिलनाडु की तरफ, ना कि केरल, तमिलनाडु होगा ये। ऑस्ट्रेलियन वाइटल जो है वो एक इन्वेजिव स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है, जो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को रिड्यूस कर देता है, एक आक्रामक प्रजाति है बेसिकली ये, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को है वो रिड्यूस कर देता है ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि पानी को नीचे जाने नहीं देता धरती में। तो एक क्वेश्चन भी है मेंस का, ट्राई करो, हैवी मेटल कंटामिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा इंडियन नदियां जो है वो खराब होती जा रही हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते, तो इसको मैनेज करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताइएगा। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। कल संडे है, कल भी एक लेक्चर आएगा आपके लिए, तो मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।